बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मल्टीप्लायर। बेटा, व्हाट इज मल्टीप्लायर? इट इज कोफिशिएंट और a number that describes times the GDP output changes due to change in investment. That is what multiplier effect is equal to what? Change in output due to change in investment. ठीक है जी। एक इन्वेस्टमेंट का जो इकोनॉमी के अंदर डोज होता है, एक इन्वेस्टमेंट का जो इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, इंजेक्शन होता है, वो इकोनॉमी के अंदर कितनी इनकम जनरेट करने की वजह बनता है। फॉर एग्जाम्पल, an investment of rupees 10 billion brings for example an investment of rupees 10 billion generates generates income of rupees 50 billion, then multiplier effect is what? Then multiplier effect is what? K is equals to change in income, a change in GDP divided by change in investment.
10, आंसर क्या आ गया 5 टाइम्स। देन मल्टीप्लायर इफेक्ट इज व्हाट 5 टाइम्स, यानी 5/1 आंसर है वैसे। तो बताने का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट का 1 रुपया इकोनॉमी के अंदर, इन्वेस्टमेंट का 1 रुपया इकोनॉमी के अंदर 5 रुपए तक की इनकम जनरेट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट के 1 रुपए का डॉज आने से इकोनॉमी के जीडीपी में 5 रुपए का क्या होगा, इजाफा होगा। तो इकोनॉमी का 10 बिलियन का डोज, इकोनॉमी के अंदर 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का डोज इकोनॉमी के अंदर 50 बिलियन तक जीडीपी में इजाफे की वजह बन सकता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, मल्टीप्लायर। यानी हम इसको कहते हैं जनाब वन कंपोनेंट ऑफ जीडीपी कैन मैग्नीफाई अदर कंपोनेंट ऑफ जीडीपी। मतलब अगर आप जीडीपी के एक कंपोनेंट पे काम करेंगे तो उससे जीडीपी के बाकी कंपोनेंट्स भी क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। यानी अब अगर आप इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट लाएंगे तो उस इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमी के अंदर क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेंडिचर है। अगर आप इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट लाएंगे तो इन्वेस्टमेंट लाने से इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट होगी। वो पैसा किसी की जेब में तो जाएगा ना, जिसकी जेब में जाएगा वो पैसा खर्च करने के काबिल होगा। जाहिर सी बात है वो पैसा पैसा क्या करेगा, आगे खर्च करेगा। यस और नो, क्या कहते हैं आप सब। तो इस तरह पैसा जब एक जेब से दूसरी जेब में मुंतकिल होगा तो दूसरा बंदा या दूसरा इकोनॉमिक एजेंट जो है वो खर्चा करने के क्या बनेगा, काबिल बनेगा। क्या कहते हैं सब लोग, बताइए, जवाब दीजिए। देखिए अब जरा समझिएगा, इस पे कुछ बातें ऐड करने जा रहा हूं। मल्टीप्लायर इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन एमपीसी। मल्टीप्लायर इफेक्ट डिपेंड करता है किस पर, एमपीसी पर। एंड it can be calculated with the help of MPC। तो कहते हैं मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। ठीक है जी। और आप जानते हैं 1 माइनस एमपीसी बराबर किसके, एमपीएस के। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, एमपीएस। यस और नो, बोलिए। क्या कहता है, रिस्पॉन्स कीजिए बेटा। अब एक बात समझने वाली है, आप जानते हैं कि जो आपका जीडीपी है या आउटपुट है या इनकम है वो बराबर है कंजम्पशन
आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है बराबर है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के। यस और और ये कंजम्पशन इकोनॉमी के अंदर जो सेविंग जो है ना वो इकोनॉमी के अंदर क्या होती है, इन्वेस्टमेंट की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर मैं कंजम्पशन प्लस सेविंग कहूँ या कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कहूँ, बात एक ही है। क्या कहते हैं आप लोग बताइए, क्योंकि जो सेविंग है वही इन्वेस्ट होनी है इकोनॉमी के अंदर। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स कीजिए। जवाब चाहिए बेटा आप सबका, ठीक है। अब अगर आपका जीडीपी जो है वो 50 बिलियन से इंक्रीज हुआ है और उसमें इन्वेस्टमेंट आई है कितने से, 10 बिलियन से, तो अगर 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो इकोनॉमी के अंदर 50 बिलियन का जीडीपी क्रिएट करने की वजह बन रही है, तो 10 बिलियन तो आपकी हो गई इन्वेस्टमेंट। तो फिर 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आने से बाकी 40 बिलियन क्या हुए, वो 40 बिलियन क्या हुआ, इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन क्रिएट हुई ना बेटा। यस और नो, क्या ख्याल है बेटा, आप सबका भरपूर रिस्पॉन्स चाहिए होगा। और अगर आप ये कहते हैं तो हम यही बोल सकते हैं जनाब, जब आप उसका रेशो निकाल लेंगे तो रेशो क्या बनेगा, आप ये बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का हर एक रुपया, इन्वेस्टमेंट का हर एक रुपया इकोनॉमी के अंदर 5 रुपए की इनकम जनरेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इन्वेस्टमेंट के आने से इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन में क्या हुआ, इजाफा हुआ। तो अगर 5 रुपए आपकी इनकम है तो आपकी इनकम में आपकी इन्वेस्टमेंट भी शामिल होती है, सॉरी आपकी इनकम में आपकी कंजम्पशन भी शामिल होती है और आपकी इनकम के अंदर आपकी सेविंग भी शामिल होती है। तो अगर कंजम्पशन 4 रुपए है और सेविंग 1 रुपया है, तो अगर मैं 4 को डिवाइड करूं किससे, 5 से, तो जरा बताओ चार टोटल इनकम का कितना परसेंटेज बना। तो मुझे मिल जाएगा एमपीसी 4/5। आंसर क्या आ गया आपके पास, 0.8। और आप चाहें तो निकाल सकते हैं एमपीएस 1/5, आंसर क्या आ गया, 0.2। यानी आपकी आदत यह है कि आप अपनी इनकम का आप अपनी इनकम का 80% खर्च करते हैं और 20% क्या करते हैं, सेव करते हैं। यस और नो। अब इसका मतलब क्या है, अगर इनकम 1 रुपया है तो 1 रुपए का आप कैसे तोड़ते हैं कि 1 रुपए में से आप 80 पैसा खर्च करते हैं और 20 पैसा क्या करते हैं, सेव करते हैं। यस और नो बोलिए, क्या ख्याल है, ठीक है। ये बात समझ में आई आप सब लोगों को। नाउ चेक द मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीप्लायर इफेक्ट चेक करके देखो भाई, अप्लाई करो। 1/1 - MPC, 1 में से MPC माइनस करो, MPC का वैल्यू क्या रखा हमने, 0.8, तो ये आंसर आया 1/MPS के 0.2 और आंसर क्या आ गया, 5 टाइम्स। यस सर बोलिए, यानी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट का हर एक रुपया जीडीपी के अंदर 5 रुपए इंक्रीज की क्या बन रहा है, वजह बन रहा है।
आप इकोनॉमी के अंदर 1 रुपया इन्वेस्ट करें, वो 1 रुपया आपको 1 रुपये से ज्यादा आउटपुट जनरेट करके देगा। यानी अगर आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो 1 रुपये के बराबर तो इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ा है, लेकिन वो 1 रुपया जीडीपी को मजीद मैग्नीफाई कर देगा। यस और नो? आज रोहन की पार्टिसिपेशन नहीं है बेटा, क्या बात है रोहन? ऐसा ही है, बोलिए, बताइए। हाँ जी बोलिए सब लोग, बेटा प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए ताकि पता लगे बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। अभी कैसे हो रहा है, कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है? बड़ा सिंपल है मामला। इकोनॉमी के अंदर 10 बिलियन की क्या हुई इन्वेस्टमेंट, तो आपको मानना पड़ेगा कम से कम आपका जीडीपी 10 बिलियन तो है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज एन एक्सपेंडिचर, दैट इज व्हाट कंपोनेंट ऑफ जीडीपी। तो आपको मानना पड़ेगा अगर इकोनॉमी के अंदर 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है तो इकोनॉमी के अंदर 10 बिलियन से आउटपुट क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। यानी कम से कम आपका जीडीपी 10 बिलियन के बराबर है। क्या ख्याल है, बोलिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ने इकोनॉमी के अंदर 10 बिलियन की इनकम क्या की, जनरेट की। तो जिसने इन्वेस्टमेंट की उसके लिए 10 बिलियन एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये 10 बिलियन जिसने खर्च किए हैं उसकी जेब से किसी और की जेब में क्या बन गए, इनकम बन गए। यस और नो? जिसकी जेब में इनकम बने हैं, जिसकी जेब में इनकम बने हैं, वो क्या करेगा, इस इनकम का क्या करेगा, वो इसका 80% खर्च करेगा, वो इसका 20% क्या करेगा, सेव करेगा। यस और? तो 10 का 80% 8, 10 का 20% 2। यस और नो? क्या ख्याल है? यानी इकोनॉमी के अंदर 10 बिलियन का एक्सपेंडिचर हुआ, उस 10 बिलियन के एक्सपेंडिचर ने इकोनॉमी के अंदर 10 बिलियन की इनकम जनरेट करके दी। ये 10 बिलियन जिसकी जेब में गए उसकी जेब से खर्च हुए, उसके बाद इकोनॉमी के अंदर 8 बिलियन की क्या हुई, कंजम्पशन हुई। तो अब इकोनॉमी का जीडीपी 10 बिलियन नहीं है बल्कि 18 बिलियन है। यस और नो? क्या कहते हो, जवाब दो, बताओ, रिस्पॉन्स दो। अब जिसकी जेब में ये इनकम बनी है उसने 8 बिलियन का क्या किया है, कंजम्पशन की है, और वो 8 बिलियन की कंजम्पशन भी तो किसी के लिए इनकम बनी ना। तो जिसके लिए इनकम बनी वो इसको आगे खर्च करेगा। क्या कहते हैं? वो उसको आगे खर्च करेगा। हाँ बेटा बोलिए। तो 80 का 80%, सॉरी 8 का 80% कितना हुआ, 6.4, और 1.6। क्या कहते हैं? तो जिसने 8 बिलियन की कंजम्पशन की, ये 8 बिलियन जिसकी जेब में इनकम बने, उसने उसका 80% क्या किया, खर्च किया, और 20% क्या कर लिया, सेव कर लिया। अभी 6.4 एक की कंजम्पशन, दूसरे की इनकम, जिसकी इनकम वो इसको खर्च करेगा, वो इसका 80% खर्च करेगा।
और इसका 20% क्या करेगा, सेव करेगा। 6.4 का 80%, 5.12, और 6.4 का 20%, 1.28। अच्छा जरा, जिसकी 6.4 की इनकम बनी थी उसने इसका 80% खर्च कर दिया, उसके लिए कंजम्पशन हो गई। लेकिन जिसने कंज्यूम कर लिया उसके लिए एक्सपेंडिचर है, जिसने रिसीव किया उसके लिए इनकम हो गई। अब जिसके लिए इनकम हो गई वो उसको खर्च करेगा। कीन साइकोलॉजिकल लॉ, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम विल इंक्रीज इन कंजम्पशन। यस और नो, जवाब दें। 5.12 का 80%, 4.096, और 5.12 का 20%, 1.02। बेटा ये चीज अब चलती रहेगी ना, कंटिन्यू रहेगी ना, क्या कहते हैं आप लोग, जवाब दीजिए। क्या कहते हैं बताइए। अब देखो, जहां तक मैंने इसको दिखाया है वहां तक अगर इसको आप देख लो तो आपको बात समझ आएगी। 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, 10 बिलियन का आउटपुट, उससे क्रिएट हुई 8 बिलियन की कंजम्पशन, तो आउटपुट में इजाफा हुआ 8 बिलियन का, जीडीपी 18 हो गया। 8 बिलियन की कंजम्पशन ने क्या किया, 6.4 बिलियन की मजीद कंजम्पशन क्रिएट की, जीडीपी हो गया 10, 8, 18, 18 और 6.4, 24.4, 24.4 और 5.12, 29.52, 29.52 और 4 क्या कहलाएगा, 33.61। ठीक है, तो मतलब ये एक सिलसिला है जो चलता रहेगा, यानी एक का कंजम्पशन दूसरे का एक्सपेंडिचर, मतलब यहां तक कि अगर इसको आप कंटिन्यू करोगे ना तो करते करते ये उस पॉइंट पे आके रुकेगा जब तक इसका सम जो है 50 ना हो जाए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यानी इसको हम मैथ्स में कहते हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैथमेटिक्स में हम कहते हैं इसको इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या ख्याल है? ठीक है, जिसमें आप सम निकालते हैं, सम ऑफ द सीरीज निकालते हैं, या सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज निकालते हैं, जो कि बराबर होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। सही है, a होती है फर्स्ट टर्म और r होता है कॉमन रेशियो। अब क्या ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बन रही, 10 बिलियन आए, फिर उसके बाद 8 बिलियन की कंजम्पशन, फिर उसके बाद 6.4 बिलियन की कंजम्पशन, फिर उसके बाद 5.12 बिलियन की कंजम्पशन, फिर उसके बाद 4.096 बिलियन की कंजम्पशन। लेकिन ये सिलसिला कहाँ रुकेगा हमें पता नहीं है। तो पहले तो हमने निकाला कॉमन रेशियो, 8 10 का 80%, 6.4 8 का 80%, 5.12 6.4 का 80%, 4.096 5.12 का 80% मींस देयर इज अ कॉमन रेशियो ऑफ 0.8। यस और नो? तो इफ फर्स्ट टर्म is what 10 and we want the sum of infinite geometric series, हम क्या करेंगे, 1 में से हम कॉमन रेशियो 0.8 माइनस कर देंगे। तो जैसे ही आप 10 को डिवाइड किससे करोगे, 0.2 से,
तो आपको इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम मिल जाएगा 50 कि जो सिलसिला चल रहा है ना 80% ट्रांसफर होके कहाँ रुकेगा, ये उस पॉइंट पे रुकेगा जहां पे सम जो होगा बेटा, जहां पर सम जो होगा वो 50 बिलियन हो जाएगा। कुछ समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर क्या है, बताइए। नॉट 50 कंजम्पशन, 50 इज आउटपुट जीडीपी, 50 में 40 कंजम्पशन ना, कंजम्पशन तो यहां से काउंट करोगे ना, तो 10 को मिलाकर सम 50 है, तो 10 को हटाओ तो कंजम्पशन क्या है 40 है। 40 कंजम्पशन 10 की इन्वेस्टमेंट जो कि सेविंग के थ्रू जनरेट होगी। अब समझना बेटा, इस 10 को हटाओ, इधर से काउंट करो, अगर इस 10 को हटा के काउंट करोगे तो 8, 6.4 से आगे तक का सम जो होगा वो 40 होगा, और इधर से काउंट करोगे 2, 1.6, 1.28, इसका सम क्या होगा 10 होगा। यानी इकोनॉमी के अंदर 40 की कंजम्पशन हो रही है और इकोनॉमी के अंदर 10 की क्या हो रही है, सेविंग्स हो रही है। यानी बड़ी कीमती बात कर रहा हूं, जरा सोचिएगा। यानी ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर तुम आज 10 बिलियन कहीं से भी लाके खर्च कर दो, उधार लेके भी खर्च कर दो, तुम 10 बिलियन लोन लेके भी खर्च कर दो, तो ये 10 बिलियन जो हैं तुम्हें इकोनॉमी के अंदर ना सिर्फ 40 बिलियन की कंजम्पशन जनरेट करके देंगे, बल्कि इस 10 बिलियन को वापस करने के लिए तुम्हारे पास 10 बिलियन की सेविंग्स भी जमा हो चुकी होंगी। अब ये नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सेविंग पहले और इन्वेस्टमेंट बाद में हो, टेक्निकली जरूर है, लेकिन एक जो इकोनॉमिक कंटिन्यू है, आप 10 बिलियन कहीं से भी ले आए, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर दे, लेकिन वो 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर 50 बिलियन का आउटपुट जो जनरेट कर रही है, उसका मायना यही है कि उसमें 40 बिलियन की क्या है, कंजम्पशन है, और 10 बिलियन की सेविंग है, ताकि अगर ये कहीं और से लाए गए हैं पैसे तो इसको वापस करने के लिए आपके पास उतनी सेविंग हो जितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। इस सेंस में बात समझे बनाए मेरे पानी। यही तो जो बहुत सारे कंट्रीज हैं वो अपने बजट को खसारे में क्यों चलाते हैं, क्योंकि वो लोन लेके पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, वो रोड्स बनाते हैं, वो डैम बनाते हैं, वो ये कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जो होगी जो हम कर रहे हैं ये हमें इससे ज्यादा इनकम जनरेट करके देगी, बल्कि साथ साथ इसको वापस करने के लिए सेविंग्स भी जनरेट करके देगी। क्या ख्याल है, बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। बात समझ में आती है बेटा? तो हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ 1 जीडीपी या 1 जीडीपी कंपोनेंट इज मैग्निफाइड बाय अनदर कंपोनेंट ऑफ जीडीपी। डेफिसिट में क्या दिखाएंगे बेटा, बजट डेफिसिट में करने का मतलब यह है कि आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, यानी आप टैक्सेस कम चार्ज कर रहे हो और आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हो, आपका बजट खसारे में चल रहा है। लेकिन कल ये बजट जो है वो खुद ही वापस जो होगा वो सरप्लस में आएगा ना आपके पास, जब आपकी इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट होगी। जब इनकम जनरेट होगी तो उस पर टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट होंगे। देखो, हाई रेट से टैक्स करना एक अलग बात है और टैक्स ज्यादा कलेक्ट होना एक अलग बात है। देखो, अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो याद दिलाता हूँ कि देखो, प्राइस डिक्रीज करने से भी तो रेवेन्यू इंक्रीज होता है कि नहीं होता? अगर डिमांड इलास्टिक हो किसी भी प्रोडक्ट की तो प्राइस डिक्रीज करने से रेवेन्यू इंक्रीज होता है कि नहीं होता? तो अगर टैक्सेस इलास्टिक होना तो टैक्स रेट कम करने से जो इनकम जनरेट होगी उस इनकम पर टैक्स रेट कम होने के बावजूद भी
पहले से ज्यादा टैक्स कलेक्ट होगा, अमाउंट में, वैल्यू में। टैक्स रेट एक अलग चीज है, टैक्स का अमाउंट जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है अलग चीज है। तो अगर टैक्सेस इलास्टिक होंगे तो टैक्स रेट गिराया, लोगों का इनकम लेवल इंक्रीज हो गया, जीडीपी इंक्रीज हो गया। अब वो जीडीपी इंक्रीज होने से क्या हुआ कि वो आपको पहले से ज्यादा टैक्स का अमाउंट कलेक्ट करके दे रहा है, क्योंकि लोगों का इनकम लेवल अब पहले से ज्यादा है। ये वो वाला कॉन्सेप्ट है, समझ पा रहे हैं बात को या नहीं? तो गवर्नमेंट्स क्या करती हैं बेटा, जानबूझकर अपने बजट्स को खसारे में चलाती हैं ताकि इकोनॉमी क्या करे, ग्रो करे। यानी कि वो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा कर रही होती। ऐसे ही है बेटा, जवाब दे। तो ये सारी बातें आपको समझ में आती है यहां तक? तो अब यहां पर आपके सामने रखने जा रहा हूं मैं क्या, फर्दर डिस्कशन। और फर्दर डिस्कशन क्या है, मल्टीप्लायर एक्सटेंशंस। हमने जो मल्टीप्लायर पढ़ा वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था सिंपल इकोनॉमी के अंदर। सिंपल इकोनॉमी जहां पर सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन है, कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो हम ये कहते हैं जनाब, सिंपल इकोनॉमी के अंदर y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। यानी इन्वेस्टमेंट का हर एक रुपया या तो कंज्यूम हो रहा है या तो क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। यानी कि जो आपका इनकम है उसका एक सर्टेन परसेंटेज आप क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, और सर्टेन प्रपोर्शन क्या कर रहे हो, आप सेव कर रहे हो। यस और नो? तो फिर इस केस में जो मल्टीप्लायर होगा वो बराबर होगा 1/1 - MPC, जो कि बराबर होगा किसके, 1/what, MPS। ठीक है जी। लेकिन फर्ज कर लेते हैं क्लोज इकोनॉमी है, और क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट आ जाती है। तो अगर गवर्नमेंट आएगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। टैक्स लेने से क्या होगा, जो आपकी इनकम कल तक पूरी कंजम्पशन और सेविंग में दो हिस्सों में टूट रही थी, उसमें सबसे पहले हिस्सा कौन मांग लेगा। यानी सबसे पहले तो आप क्या करें, पर्सनल इनकम थी, अगर पर्सनल इनकम 1 रुपया थी तो इसमें से आप क्या करें, लेस करें डायरेक्ट टैक्सेस।
फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्सेस हुकूमत दे रही है 10% से 0.1, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट टैक्सेस निकालने के बाद आपके पास बैलेंस क्या बचता है 0.9। 0.9 इज व्हाट योर डिस्पोजेबल इनकम, यानी टैक्सेस पे करने के बाद आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम बच रही है वो 0.9 है। अब आप इस 0.9 का क्या करोगे, इस 0.9 का अब आप क्या करोगे, 80% खर्च करोगे, और 20% सेव करोगे। जरा निकालो 0.9 का, 0.9 का 80%, वेरी गुड, 0.72, और 0.9 का 20%, 0.18। यानी बेटा अगर आप क्या करना चाहते हो, अब अगर आप सिंपल इकोनॉमी बताना चाहते हो, आप बोलते हो सिंपल इकोनॉमी में जो आपका आउटपुट या जीडीपी है, ठीक है जी, वो कंजम्पशन प्लस टैक्सेस सेविंग्स और प्लस टैक्सेस के बराबर। यानी जो आप इनकम कमा रहे हो उस इनकम में से आप टैक्स भी दे रहे हो, और टैक्स देने के बाद जो बच रहा है उसमें से आप कंजम्पशन भी कर रहे हो और सेविंग भी कर रहे हो। तो अगर इनकम आपकी 1 रुपया है तो उसमें से आपने 10% टैक्स दिया, फिर 0.72 खर्च किया, और 0.18 क्या कर लिया, सेव कर लिया। क्या कहते हो, ये आंसर किसके बराबर आया बेटा, ये आंसर बराबर आया 1 के। अब ये 1 आपकी पर्सनल इनकम है जिसमें टैक्स भी शामिल है। तो अब क्या हुआ, आपका एमपीएस एमपीसी क्या हो गया, चेंज हो गया टैक्स लगने से। हाँ, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम का एज अ डिस्पोजेबल इनकम वो वही है। अगर आप 0.72 को डिवाइड करोगे 0.9 से, आंसर 0.8 ही आएगा। अगर आप 0.18 को डिवाइड करोगे 0.9 से, आंसर 0.2 ही आएगा। यानी डिस्पोजेबल इनकम का वही 80% और 20% खर्च कर रहे हो, लेकिन टैक्सेस लगने से क्या हुआ, एज अ परसेंटेज ऑफ योर व्हाट पर्सनल इनकम, आपके एमपीसी और एमपीएस में क्या आ गया, फर्क आ गया। यानी टैक्स लगने से विड्रॉल ज्यादा हो गए, और विड्रॉल होने से आपकी कंजम्पशन में भी कमी आई और आपकी सेविंग में भी कमी आई। पहले आप अपनी पूरी इनकम क्या कर रहे थे, सेव और कंज्यूम कर रहे थे, अब टैक्स लगने से आप अपनी पूरी इनकम सेव और कंज्यूम नहीं कर पा रहे। ठीक है, यस और नो, क्या कहते हो, जवाब दो। तो अब इसको बोलोगे आप, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है, 0.72 आपका एमपीसी है, 0.18 आपका एमपीएस है, और 0.1 जो है वो आपका कहलाएगा एमपीटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स। क्या कहलाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स। यस और सही है बेटा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिस इकोनॉमी के अंदर टैक्सेस हैं उस इकोनॉमी के अंदर मल्टीप्लायर इफेक्ट बराबर होगा 1/1 माइनस एमपीसी। ये फार्मूला तो बेसिक सेम ही रहेगा, ये फार्मूला सेम ही है, लेकिन अब इसमें 1 में से एमपीसी माइनस करने का मतलब ये है कि फिर 1 को डिवाइड करना किससे, एमपीएस प्लस एमपीटी से। यस और नो। तो अगर आप 1 डिवाइडेड बाय
1 माइनस 0.72 करते हो तो जो आपका आंसर आता है वो आंसर आता है 1/0.28 और 0.28 जो है वो 0.18 और 0.1 का सम है। तो क्या हुआ जनाब, बताइए मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। पहले 5 टाइम्स था, 5 टाइम्स से भी कम हो गया। बताइए 3.571 टाइम्स, यस और, यानी टेक्सास के आने से क्या हुआ, इकोनॉमी के अंदर मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या हो गया, रिड्यूस कर गया। सही है, क्या कहेंगे? ओके जनाब, आगे बात करते हैं। अब बात कर लें थर्ड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ओपन इकोनॉमी। जी जनाब, तो ओपन इकोनॉमी के अंदर क्या होगा भाई, ओपन इकोनॉमी के अंदर पहले बेटा इसको देख लो। अगर 1 पर्सनल इनकम अगर 1 है, ठीक है, और 1 में से अगर आप क्या कर दो, टैक्सेस लेस कर दो, 10%, तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बच जाएगी 0.9 की। ठीक है, अब आपने कहा 0.9 का 80% आप खर्च कर रहे हो और 20% आप सेव कर रहे हो। ये आंसर आया 0.72 और ये आंसर आया 0.18। लेकिन आपकी एक और आदत है कि अब क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट अवेलेबल है, तो आपकी जो कंजम्पशन है ना, उस कंजम्पशन में कुछ एलिमेंट जो है वो लोकल है और कुछ एलिमेंट जो है इम्पोर्ट्स से बिलोंग करता है। मतलब डोमेस्टिक आप 60% खर्च करते हो, इम्पोर्ट्स पर आप 12% खर्च करते हो। तो नाउ अब सिचुएशन क्या बनती है आपके पास, जरा देखिएगा। आप बोलते हो जनाब ओपन इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन भी होगी, सेविंग भी होगी, टैक्सेस भी होंगे और इम्पोर्ट्स भी होगी। यस और, जवाब दीजिए। तो इनकम का हर एक रुपया आप इस तरह खर्च कर रहे हो कि 60% आप डोमेस्टिकली खर्च कर रहे हो, 18% आप सेव कर रहे हो, 10% के आप क्या कर रहे हो, टैक्सेस पे कर रहे हो, और 12% आप मुल्क से बाहर वाली चीजों पर खर्च कर रहे हो। तो आप ये बोल सकते हैं ना आपके इस केस में एमपीसी होगा, एमपीएस होगा, एमपीटी होगा और एमपीएम होगा। और इस केस में अगर आप निकालना चाहते हैं मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर जो होगा 1 डिवाइडेड बाय
1 माइनस MPC के बराबर होगा। लेकिन जब आप इस केस में 1 में से 1 MPC माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट बचेगा वो रिजल्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा? MPS प्लस MPT प्लस MPM। ठीक है जी, अप्लाई करके देख लें। 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.6 बराबर है 1 डिवाइड बाय 0.4 के। और 0.4 क्या है? 0.12 प्लस 0.18, 0.3 हो गया, प्लस 0.1, 0.4 हो जाएगा। और अब मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो क्या हो गया? 2.5 टाइम्स हो गया। यस और जवाब दें, क्या ख्याल है? तो जितने GDP कंपोनेंट्स बढ़ेंगे बेटा, जितनी मल्टीप्लायर में क्या आएगी, एक्सटेंशन आएगी, उतना मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्या कहते हैं? यस और नो? एक्सपोर्ट तो बेटा हमारे मुल्क की क्या कहते हैं जो गुड्स हैं, जो फॉरेनर्स परचेज कर रहे हैं ना, हम तो अभी ये बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो पैसा कमाया जा रहा है, तो वो पैसा जो कमाया जा रहा है वो खर्च कैसे हो रहा है? ऑब्वियसली वो पैसा एक्सपोर्ट के थ्रू भी कमाया जा रहा है। एक्सपोर्ट भी एक्सपेंडिचर है, GDP का पार्ट है। जब आप GDP कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे? नेट एक्सपोर्ट लेते हैं ना, ताकि आप अपने इम्पोर्ट्स का इफेक्ट जो है वो एक्सपोर्ट से कैंसिल करवा दें, ताकि जो पैसा आपका मुल्क से बाहर गया है और वो जो मुल्क से पैसा आपके पास आया उससे वो इफेक्ट क्या होता है? कैंसिल हो जाए। लेकिन जब आप बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम, तो फिर आप ये देखते हैं जनाब कि आपके मुल्क के जो क्या कहते हैं डोमेस्टिकली जो आपके हाउस होल्ड हैं वो अपनी इनकम को किस तरह खर्च कर रहे हैं। ठीक है, जो डोमेस्टिकली जो लोग हैं वो अपनी इनकम किस तरह खर्च कर रहे हैं, उसमें जाहिर सी बात है वो तो इम्पोर्ट ही कर सकते हैं डोमेस्टिक लोग, वो एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकते ना। अगर वो यहाँ की बनी हुई चीज़ें खरीदेंगे तो वो उनके लिए क्या है? कंजम्पशन है। और अगर वो बाहर की बनी चीज़ें खरीदेंगे तो वो उनके लिए इम्पोर्ट्स है। सही है बेटा? अच्छा, उसके बाद समझने वाली बात क्या, देखें, हमने जो बेसिक सीखा फार्मूला, उस बेसिक ये था ना, y इज इक्वल्स टू, या हम ये बोल सकते हैं जनाब MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1, यानी MPC और MPS का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। क्या ख्याल? ऐसा ही है ना? यानी इनकम का हर एक रुपया है तो क्या होगा? कंज्यूम होगा, या फिर क्या होगा? सेव होगा। दो में मतलब दो हिस्सों में टूटेगा। ये बेसिक हमारे पास स्ट्रक्चर था। अच्छा, अगर MPC 0.8 था तो MPS 0.2 था, तो मल्टीप्लायर जो था वो 5 टाइम्स था। लेकिन अगर फर्ज कर लें कि MPC 0.8 के बजाय 0.9 है और MPS 0.1 है, तो अब बताइए मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होना चाहिए? और अगर MPC 0.8 के बजाय 0.75 होता और MPS 0.2 के बजाय 0.25 होता, तो बताइए मल्टीप्लायर का रिजल्ट क्या होता? चलें, ये आपके ऊपर छोड़ा, बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए सब लोग।
सिंपल इकोनॉमी है बेटा, जल्दी निकाल लो आंसर। बताओ क्या आंसर आया। 10 टाइम्स, गुड, जबरदस्त आंसर है। जवाब दें। क्या बाकी लोगों के पास आंसर आया 10 टाइम्स बेटा? यार 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, मल्टीप्लाई कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 10 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, यस और नो? तो अभी हमने टैक्सेस नहीं लगाए, टैक्सेस के बगैर हम बात कर रहे हैं कि मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एमपीसी के ऊपर। जितना एमपीसी हायर होगा उतना मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होगा, हायर होगा। तो यहां पर आप एक कंक्लूजन दे सकते हैं, वो कंक्लूजन क्या है? हायर द एमपीसी, lower the MPS, higher will be effect of multiplier। जितना एमपीएस ज्यादा होगा उतना एमपीएस कम होगा, तो जितना एमपीएस ज्यादा होगा उतना मल्टीप्लायर इफेक्ट हायर होगा। तो मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है और मल्टीप्लायर का एमपीएस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। जितनी सेविंग कम होगी उतनी कंजम्पशन ज्यादा होगी, जितनी कंजम्पशन ज्यादा होगी उतनी इनकम एक जेब से दूसरी जेब में पास ऑन होगी, जितनी इनकम ज्यादा पास ऑन होगी उतनी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा कंजम्पशन होगी। यस और बोलिए। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम इस हवाले से? लोअर द एमपीसी, हायर द एमपीएस, lower will be effect of multiplier। जितना एमपीसी लोअर होगा उतनी कंजम्पशन कम होगी, जितनी कंजम्पशन कम होगी उतनी इनकम एक जेब से दूसरी जेब में कम पास ऑन होगी, सेविंग ज्यादा होगी, पैसा लोग जमा करेंगे, उतना मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। यस और बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए, बताइए। क्या यहां तक बात समझ में आती है? बोलिए बेटा। चले, जबरदस्त। तो ये मैंने मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की एक्सटेंशन, एक डिटेल टॉपिक कवर कर दिया आपके साथ। इसको भी आप स्टडी टेक्स्ट से पढ़ें। और इसके बाद इसका एक रेसिप्रोकल इफेक्ट है, उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेटर। वो पढ़ के ही फिर मैं आपको बिजनेस क्या कहते हैं साइकिल के ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट है और फिर इन्फ्लेशन है। ठीक है जी, ओके, यहाँ तक स्टॉप करेंगे, बाकी बातें इंशाल्लाह अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।